हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेस्ट 500 MCQ 2.0 सीरीज़ फॉर द SSC, रेलवे, SI, FCI, जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगे, जो आपके लोअर एग्जाम्स होते हैं, तो इनमें आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। और ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 1, और इसके बहुत सारे पार्ट्स और भी आएंगे। आज हम अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर, और ऐसे 10 पार्ट आएंगे और फिर 500 कंप्लीट करूंगा। और आपको पता है कि मैं टाइम टू टाइम जो है हमारे 10,000 MCQ कोर्स के अंदर ऐसे बेस्ट क्वेश्चंस लेके आता रहता हूं, और बस पढ़ते रहिए। मैं बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्कस करने वाला हूं आपको इस पेड कोर्स के अंदर, ठीक है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। अच्छा, एक चीज़ और, आप जो है काफ़ी बच्चे मुझे कह रहे थे कि स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस डालिए, तो मैंने इसके अंदर कुछ स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन डाले हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बस पढ़ते रहना है और दिमाग लगा के सही चीज़ें सही डायरेक्शन में लेकर चलना है, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, 10,000 MCQ कोर्स, ऐसे GS कोर्स आता है। आप परचेज कर सकते हैं studyIQ.com, हमारी वेबसाइट, जहां हमारी ऐप के ऊपर। और अगर आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं। स्टार्ट विद ओके, आप जो भी अपडेट्स होते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे मिलते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following things is related to the fiscal policy in Indian economy? फिजिकल पॉलिसी मतलब राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति वर्ड का मतलब क्या होता है? टैक्स एंड नॉन टैक्स वाली चीज़ें, मतलब किस तरीके से जो आपका टैक्स है उसको आप यूज़ करते हैं, किस तरीके से आप अपने टैक्स को मैनेज करते हैं, खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, और नई आपकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बिल्डअप कर दिया। कहने का मतलब ये है कि पैसे को, टैक्स को कैसे यूज़ करना है, बचाना है, मैनेज करना है। ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो फिजिकल पॉलिसी के साथ संबंधित होती हैं। फिजिकल पॉलिसी जो होती है ये बनाता कौन है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है बनाती है इस चीज़ को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये आपको याद रखना है। क्लियर? अब इनसे कौन सी चीज़ें रिलेट होंगी? इसमें रिलेट होंगी आपका टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। एक होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, जिसमें आपका जो RBI का कंट्रोल होता है। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, जिसमें इनके 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल करना है, और दूसरा होता है आर्थिक विकास, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ करना। इनके 2 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, और ये 2 ऑब्जेक्टिव जो पूरे करते हैं 2 तरीकों से, एक आपका क्वांटिटेटिव मेजर से और एक आपका क्वालिटेटिव मेजर से। क्लियर? और इसमें क्या होता है? क्वांटिटेटिव में संख्या को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि मनी को कंट्रोल किया जाता है, पैसे को कंट्रोल किया जाता है, जो आपके रेट्स होते हैं उनको देख के। क्वालिटी को आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, टाइम टू टाइम जो है RBI इंस्ट्रक्शंस देती रहती है। RBI बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस देती है, जिसमें जैसे ये बैंक रेट है, बैंक रेट आपका क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव। क्लियर? और डायरेक्ट एक्शन की बात करें तो ये क्वालिटेटिव है। कैश रिजर्व रेशियो की बात करते हैं तो ये क्वांटिटेटिव है। और भी बहुत सारे हैं, टाइम टू टाइम आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे। अब बैंक रेट होता क्या है? बैंक रेट होता है जिस रेट के ऊपर RBI जो होता है आपके बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। RBI बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है, और दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। क्लियर? अगर शॉर्ट टर्म आ जाता है यहाँ पे, शॉर्ट टर्म, ठीक है, कम समय के लिए, तो वो होता है रेपो रेट। ये ध्यान रखना। डायरेक्ट एक्शंस का मतलब क्या होता है कि अगर RBI ने बोला कि ये काम करना नहीं है और बैंक वो कर रही है, तो RBI डायरेक्ट एक्शन लेता है और उसके ऊपर जो है उस बैंक को बंद भी कर सकता है। कैश रिजर्व रेशो, इसमें क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं उसमें कुछ पैसा जो होता है, जो भी आपका दिन का सारा पैसा आता है, जाता है बैंक से, एंड में आपका बच जाता है NDTL। व्हाट इज NDTL? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। मतलब डिमांड मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टाइम मतलब आपके RD FD, जो भी दिन में एंड में बच जाएंगे, इसका कुछ परसेंटेज जो होता है बैंक जो होते हैं RBI के पास जमा कर देते हैं। और ये कैसे जमा किया जाता है? कैश फॉर्म में जमा किया जाता है, और इस चीज़ के ऊपर RBI जो है कोई भी ब्याज नहीं देती बैंक्स को। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए, ताकि कल को देश में कुछ होता है तो ये पैसा हमारे पास पड़ा होना चाहिए, इस चीज़ को करने के लिए होती है। इसमें RBI कोई भी ब्याज नहीं देती, एंड दिस इज द क्वांटिटेटिव मेजर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। देखिए जी, सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, ये आपका फिजिकल पॉलिसी का है। टैक्स रेवेन्यू हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स में आपको पता है डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स में आपका कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया,
ठीक है, इनकम टैक्स हो गया। और इनडायरेक्ट की बात करूं जीएसटी, ठीक है, मेन इज जीएसटी। अगर आपसे पूछा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्स जो इकट्ठा होता है वो कहाँ से होता है, तो जीएसटी से। और दूसरे नंबर पे आपका कॉर्पोरेट टैक्स से, जो आपका कंपनीज के ऊपर लगता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे आपने जो है फाइन्स लगा देते हैं, फाइन्स लगते हैं, पेनल्टीज लगती हैं, क्लियर, तो वो होते हैं आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलिए जी अगला देखते हैं। Which Indian freedom struggler unfurled the flag known as the Saptarishi at Stuttgart in Germany 1907? 1907 के अंदर जो है इनमें से किस भारतीय क्रांतिकारी ने जो है तिरंगा लहराया था, और ये तिरंगा था ये वाला, क्लियर। और ये कौन है, मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा ने ये 3 रंग का जो है तिरंगा लहराया था स्टटगर्ट जर्मनी के अंदर। यहाँ पे हो रही थी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही थी यहाँ पे, क्लियर। और यहाँ पे जो ग्रीन कलर देखने को मिलता है ये आपका सैफरन देखने को मिलता है, और यहाँ पे ऑरेंज ना होके ये कौन सा कलर है, आपका रेड कलर यहाँ पे देखने को मिलता है। और मैडम बीकाजी कामा को बोला जाता है मदर ऑफ रेवोल्यूशनरी इन इंडिया। मदर ऑफ रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी की भावना जगाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल थी, मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा ने सरदार सिंह राणा के साथ मिलकर काम किया, और ये जितने भी पैम्फलेट्स वगैरह होते थे, बुक्स वगैरह होती थी, जहाँ एक्सप्लोजिव होते थे, ये स्मगल करते थे इंडिया के अंदर, क्लियर। और ये मैडम बीकाजी कामा जो है प्राइवेट सेक्रेटरी थी किसकी, दादाबाई नौरोजी की। दादाबाई नौरोजी कौन है, दादाबाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है, और रस्त गफ्तार पेपर भी लिखा है, रस्त गफ्तार, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे मैडम बीकाजी कामा की। मैडम बीकाजी कामा जो हैं ये रशियन रेवोल्यूशनरी के साथ भी जो है टच में थी। रशियन रेवोल्यूशनरी कौन, लेनिन, जिन्होंने जो है आपका जो रशिया को आज़ाद करवाया था। और इनको देखने के लिए, इनके साथ मिलने के लिए मैडम बीकाजी कामा जो है मॉस्को भी गई थी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से पेपर में आ जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, मैडम बीकाजी कामा। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी जी की बात करता हूँ। महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। और जो है महात्मा गांधी जी के महादेव देसाई नाम के जो है प्राइवेट सेक्रेटरी थे। यंग इंडिया नाम का जो पेपर लिखा था, और इंडियन ओपिनियन जो है इन्होंने साउथ अफ्रीका से लिखा था। यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन इन्होंने इंडिया में लिखे थे। इन्होंने हरिजन्स के लिए ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग भी स्टार्ट करी थी 1932 के अंदर, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। महात्मा गांधी जी हाफ नेकेड कब हुए थे, मदुरई जो इसे हम सिटी ऑफ फेस्टिवल कहते हैं, तमिलनाडु के अंदर है, यहाँ से ये हाफ नेकेड हुए थे। मतलब इन्होंने धोती पहनी, बस धोती पे रहे थे, शर्ट इन्होंने इसके बाद पहनी नहीं, क्लियर। महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने बोला था, ये बोला था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव बोलते हैं, गुरुदेव टाइटल जो है महात्मा गांधी ने दिया था। दादाबाई नौरोजी की अगर हम बात करते हैं, दादाबाई नौरोजी जो हैं ये हमने डिस्कस कर लिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने होम रूल जो लीग स्टार्ट करी थी, होम रूल लीग, ठीक है, होम रूल लीग स्टार्ट करी थी। होम रूल लीग के अंदर जो है जो 1916 में, और इन्होंने स्टार्ट करी थी कहाँ पे, महाराष्ट्र पुणे के अंदर स्टार्ट करी थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, महाराष्ट्र पुणे के अंदर। और उसके बाद जो है लोकमान्य तिलक जी जो हैं पुणे के अंदर, और जो है इनके पेपर याद करो, मराठा और केसरी। मराठा इंग्लिश में था और केसरी मराठी लैंग्वेज में था। इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था वैलेंटाइन शिरोल ने, असंतोष के जनक वर्ड यूज़ किया था। बाल गंगाधर तिलक जी की जो डेथ हुई थी 1 अगस्त 1920 को हुई थी, जिस दिन जो है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, मैडम बीकाजी कामा। अगला देखिए जी, इनमें से ऐसी कौन सी जो करेंसी है सबसे कॉस्टलीस्ट है इन ऑप्शन में से सबसे कॉस्टलीस्ट जो करेंसी है वो है आपकी पाउंड स्टर्लिंग। अदरवाइज वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो कुवैत आती है, कुवैत दिनार, ठीक है, उसके बाद बहरीन दिनार, उसके बाद ओमान रियाल, ठीक है, और देन उसके बाद जॉर्डन की दिनार, और 5वें नंबर पे आपका पाउंड स्टर्लिंग आता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। अब मैं आपको बता दूं कि हमारी जो करेंसी होती हैं आरबीआई भी रखता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में वो 5 करेंसीज रखता है जो इंटरनेशनल करेंसीज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यूएस का डॉलर, ठीक है, यूएस का डॉलर, चाइना का युआन जिसे आप रेनमिंबी के नाम से भी जानते हैं, जापान का येन रखता है, और यूके ब्रिटेन का जो है वो जो है पाउंड स्टर्लिंग रखता है, एंड लास्ट
वन इज द यूरोपियन यूनियन का यूरो। क्लियर, ये याद रखिए। और एक सिक्स्थ फॉर्म जो पेपर फॉर्म में रखता है दैट इज कॉल्ड पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड जिसे हम SDR कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट कहा जाता है। और ये किसकी करेंसी है? IMF की करेंसी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की करेंसी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट भी ये देते हैं, याद रखिए। एक IMF के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। IMF क्या करता है? BOP क्राइसिस कंट्रीज को जो है लोन प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म के लिए, और ये मेंबर नेशंस को ही लोन देते हैं। आंसर इसमें D ऑप्शन बनेगा। पाउंड स्टर्लिंग इज द करेक्ट आंसर, पाउंड स्टर्लिंग। क्लियर, याद रखिए। अगला देखिए जी, इंडियाज टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंडेड इनटू द सी टू ए डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम द कोस्ट बेस लाइन। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, आपको समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है आपकी टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी जहाँ पे आपका बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स देखने को आपको मिलता है, और 1 नॉटिकल माइल जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1.852 किलोमीटर के बराबर देखने को मिलता है। एक्चुअली UN क्लॉज 1982 के जो है ये लॉज हैं, और ये क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। क्लियर, 1982 के अंदर। और ये एक्चुअली क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो लीगल स्टेटस प्रोवाइड करती है जो हमारे पानी के अंदर जोन बने हुए हैं उसको। और ये जो क्या करता है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो होता है आपकी सॉवरेनिटी आपको देता है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको बात करता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, अब बात करते हैं यहाँ पे टेरिटोरियल सी की। टेरिटोरियल सी का मतलब क्या होता है कि जितनी भी आपकी कोस्टल स्टेट्स होती हैं, कोस्टल स्टेट, उनकी यहाँ पे संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी होती है, वो अपना रूल अपना आप करेंगे। जुरिस्डिक्शन, कानून बनाने की शक्ति उनके पास होती है टेरिटोरियल सी के ऊपर 12 नॉटिकल माइल्स तक। क्लियर, ध्यान रखना। और ये राइट्स जो हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर पानी पानी तक है, नहीं, ये राइट्स जो हैं आपके सी बेड तक आपको, यानी कि जमीन तक जो भी मिलेगा वो सारा का सारा उन कोस्टल स्टेट्स का होगा, और एयर स्पेस के अंदर भी, सब सॉइल के अंदर भी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, फिर उसके बाद आता है कॉन्टिग्यूस जोन जो आपका अप टू 12 माइल्स होता है। माइल्स आपको पता लग गया कि कितना होता है, ठीक है। अब एक कॉन्टिग्यूस जोन जो होता है ये कितना हो गया? यानी कि आपका बेस लाइन से 12 ये हो गया, 12 ये हो गया, यानी कि 24 हो गया। बेस लाइन से 24 हो गया, ध्यान रखना, बेस लाइन से 24 हो गया। लेकिन अगर बात करता हूं यहां पे टेरिटोरियल सी से, वो आगे 12 चला गया। और ये एक इंटरमीडिएटरी जोन है आपका टेरिटोरियल सी के अंदर, और आपका हाई सीज के अंदर एक जो है इंटरमीडिएटरी जोन होता है। और इसके अंदर जो होता है आपका कॉन्टिग्यूस जोन के अंदर, कि अगर आप कोई भी टैक्स का चोरी कर रहे हैं, इमिग्रेशन कर रहे हैं, जहां आप कोई सैनिटरी चीज़ों का, कस्टम का कुछ भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको पनिश किया जा सकता है। अगर आप सरकार के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे, आपको पनिश करने की पावर यहां पे देखने को मिलती है। और यहां पे कॉन्टिग्यूस जोन में जो है स्टेट्स के पास पावर होती है ओशन फ्लोर की भी, और आपका ओशन फ्लोर की भी और सरफेस की भी, ओशन फ्लोर और सरफेस की भी। क्लियर, और यहां पे आपके एयर राइट्स नहीं होते, एयर राइट्स होते हैं आपके टेरिटोरियल सी में, ये ध्यान रखना। क्लियर, यहाँ पे स्पेस वगैरह कुछ भी, मतलब स्पेस राइट्स वगैरह कुछ भी नहीं होते। सारा स्पेस राइट और जो जितने भी आपके जहाज वगैरह जाते हैं वो कोस्टल स्टेट्स में आपके टेरिटोरियल सी में होते हैं। फिर आ गया आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये जो है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। बेस लाइन से जो है 200 नॉटिकल माइल्स की ये पार्ट चला गया। यहाँ पे आपका क्या होता है, आपका जो है आपका पर्पस होता है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सप्लॉइटिंग करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, और ये जो है ये कोस्टल स्टेट्स को राइट नहीं देता, कोस्टल स्टेट्स को जो है आपका राइट टू प्रोहिबिट और लिमिट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, नेविगेशन की यहाँ पे प्रोहिबिशन होती है। फिर लास्ट आ गया आपका हाई सीज। हाई सीज जो है आपका EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद वाला पार्ट देखने को मिलता है। ये सभी कोई भी आ सकता है, दैट इज द कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड, कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड होता है। और ये बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिसडिक्शन देखने को आपको मिलता है। और ये एरिया जो होता है आपका बिल्कुल पर्पस क्या होता है, बिल्कुल शांतिपूर्वक, यानी कि पीसफुल जो है, यहाँ पे पीसफुल पर्पस के लिए देखने को आपको मिलता है। मैरीन साइंस, अंडर सी एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, मतलब जस्ट आपका क्या होगा यहाँ पे, दैट मीन्स पीसफुल पर्पस के लिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो उन्होंने पूछा था आपका टेरिटोरियल सी वाटर के लिए, तो आपका आंसर बनेगा 12 नॉटिकल माइल्स। अगर किलोमीटर में लिख देगा तो 12 इंटू 1.852 मल्टीप्लिकेशन कर लेना और आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए जी अगला देखिए, हाउ मच प्रोटीन ए वर्किंग वीमेन मस्ट टेक एवरी डे।
देखिए प्रोटीन की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड से। दूसरी बात करते हैं प्रोटीन जो बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है। नाइट्रोजन इज द इसेंशियल पार्ट फॉर द प्रोटीन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और नाइट्रोजन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ किया जाता है आपके जितने भी गैस वाले पैकेट्स होते हैं उनमें, ठीक है, याद रखिए। और यहाँ पे जो आपका इनटेक होता है वो एक्चुअली आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है। 0.8 ग्राम पर किलोग्राम जो है आपका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है आपको लेना पड़ता है। और अगर 0.8 पर किलोग्राम की बात कर सकता हूँ, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं 0.36 ग्राम पर पाउंड, क्लियर, वेट को पाउंड में भी हम कह लेते हैं। एवरेज सेडेंट्री मैन मतलब जो बैठा हुआ बंदा है वो आपका 56 ग्राम आपकी बॉडी में लेगा, ठीक है। और अगर वीमेन की बात करता हूं तो वो आपका 46 ग्राम जो है सेडेंट्री वीमेन लेगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका 40 ग्राम, मतलब एवरेज की बात कर रहे हैं हम, 40 ग्राम आपका जो है रिक्वायरमेंट उसकी होगी। और प्रोटीन का काम आपको पता है कि सेल ग्रोथ करना है, ठीक है, सेल ग्रोथ करना है, बॉडी फॉर्मेशन करना है, बॉडी को बनाना है, सेल्स टिश्यूज़ की रिपेयर करना है, ये देखने को मिलता है। प्रोटीन की कमी से दो चीज़ें हो जाती हैं, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन उसको कहते हैं। और इससे दो रोग हो जाते हैं, क्वाशरकर का और मरासमस का। क्वाशरकर में क्या होता है, क्वाशरकर में क्या होता है, जो हैंड्स होते हैं और लेग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। और जो स्टमक होता है वो क्या होता है, बाहर को आता है, स्टमक आउट, क्लियर, याद रखिए। और मरासमस की बात करते हैं तो यहाँ पे मसल जो होती हैं वो क्या कर जाती हैं, लूज हो जाती हैं। मेनली ये बच्चों में देखने को आपको मिलता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 45 ग्राम इज द राइट वन। अगला देखिए जी, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 हुआ, तो ये किसके लिए था। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो इंप्लीमेंट हुआ था 93 में, जिसके अकॉर्डिंग 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है पंचायत। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आपको मिला है किसको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, क्लियर। अगर आपसे पूछा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ये कौन बनाता है, ये स्टेट्स बनाती है अंडर आर्टिकल 40 के अंदर, ये याद रखिए। और यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 243A से लेके O तक आपके आर्टिकल्स आते हैं। और ये आपका पार्ट जो पंचायत का है पार्ट 9वां बनता है, स्केड्यूल जो होता है वो 11वां बनता है, 11वां स्केड्यूल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। पहली पंचायत नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, दूसरी उसके बाद आंध्र प्रदेश में स्टार्ट करी गई थी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। यहाँ पे देखिए जी, म्यूनसिपैलिटी आ गया। यहाँ पे 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था 93 में। 18 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है म्यूनसिपैलिटी। और यहाँ पे आपके आते हैं तो आर्टिकल 243P से लेके Z तक, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हमने दी हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9B के अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ पे 97th अमेंडमेंट एक्ट देखने को आपको मिला था। और म्यूनसिपैलिटी का जो पार्ट नंबर है वो पार्ट 9A है। और ये आपका आता है स्केड्यूल 12वें के अंदर आता है, क्लियर। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को NCT का जो दर्जा दिया गया है अंडर आर्टिकल 239AA के अकॉर्डिंग, क्लियर। और 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग जो है आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को NCR का दर्जा दिया गया है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 1 ऑप्शन बनेगा, 1 ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखिए जी, हु डिजाइन द सेंट पीटर स्क्वायर जो है किसने बनाया था, डिज़ाइन किसने किया था। ये देखिए जी, ये जो है एक्चुअली क्या है, ये बेसिलिका जो आपकी सेंट पीटर बेसिलिका इन द वेटिकन सिटी है, ये वेटिकन सिटी, क्लियर। और यहाँ पे आपका रोम के अंदर देखने को आपको मिलता है। और इसके आगे जो है ये आपका जो है पीटर स्क्वायर देखने को आपको मिलता है यहाँ पे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और ये जो है किसने बनाया था, बर्नीनी ने बनाया था 1656 टू 1667 के अंदर। और ये जो आपका पोप थे, पोप अलेक्जेंडर 7 उनके अंतर्गत बनाया गया था, उनके डायरेक्शन में बनाया गया था। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है, बेरिनी इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज C ऑप्शन। बाकी जो नाम है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लियोनार्डो दा विंची जो है, इन्होंने मोनालिसा पेंटिंग लिखी है, ठीक है, पेंटिंग बनाई है। लास्ट सपर जो है इन्होंने जो है आपकी पेंटिंग बनाई है। नेक्स्ट है माइकल एंजेलो जो हैं ये एक पेंटर हैं, जस्ट इतना नाम याद रखिए कि ये पेंटर हैं, ठीक है। और बोरोमिनी जो है ये आर्किटेक्ट हैं, किस चीज़ के, रोमन बारोक्यू,
ठीक है। बारोक्यू क्या मतलब क्या होता है, जो जिसमें आपका ड्रामा और ड्रामा, स्कल्पचर, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ये सब कुछ जो है आपका प्रोड्यूस किया जाता है। सो रोमन इन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए बोरोमिनी का नाम आता है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। Swansea Committee recommended the incorporation of the following number of the fundamental duties into the Indian Constitution। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से आया था और फंडामेंटल ड्यूटी स्वर्ण सिंह कमेटी की अकॉर्डिंग 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग ऐड करी गई थी। 10 फंडामेंटल ड्यूटी हमने ऐड करी थी, क्लियर। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो आइडिया है हमने यूएसएसआर रशिया से लिया था, ये याद रखिए। यूएसएसआर रशिया से हमने 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ से बोरो किया था। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर। पहले 10 थी, अब हमारी टोटल कितनी है, 11, ठीक है। 11वीं जो ऐड करी गई थी वो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा ऐड करी गई थी, जिसमें पेरेंट्स की ड्यूटी होती है बच्चों को पढ़ाना, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को पढ़ाना। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, क्लियर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट जस्टिसेबल, आप करो ना करो आपके ऊपर होता है, तो जस्टिसेबल नहीं होती, ना ही इन्फोर्सेबल होती हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ये वही है जी फंडामेंटल ड्यूटीज़। बाकी आपको पता ही है, मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है कि नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की इज्जत करना और नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जितने भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर रहे हैं उनको इंस्पिरेशन मानना, उनका इज्जत करना, हमारे देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बना के रखना। अगर ज़रूरत पड़े तो हमें देश को बचाना है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी देश की। कॉमन ब्रदरहुड की बात करी थी, रिस्पेक्ट टू द वुमेन, डिग्निटी ऑफ द वुमेन की बात करी, और कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना है, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है, और साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म के लिए काम करना है, और ऐसा काम करना है कि प्रॉपर पब्लिक प्रॉपर्टी जो आपकी ख़राब ना हो पाए। और अगर हम काम कर रहे हैं, हमें प्रॉपर पूरी कलेक्टिवली अप्रोच लेके पूरे देश को आगे बढ़ा के चलना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर, याद रखिए। अगला देखिए जी, इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस को जो एब्जॉर्ब कर लेता है वो कौन सा सब्सटेंस इसमें से देखने को मिलता है, तो वो है आपका वाटर हायासिन, जलकुंभी जिसे हम कहते हैं। जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है वो जहाँ पे क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। लोटस की बात करें तो ये नेशनल क्या है, नेशनल फ्लावर, नेशनल फूल जो है आपका फूल है ये, और राष्ट्रीय फूल। और लोटस का जो नाम होता है निलंबो न्यूसीफेरा, निलंबो न्यूसीफेरा, ठीक है, याद रखिए। निलंबो न्यूसीफेरा आपका जो है साइंटिफिक नेम होता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी, ए ऑप्शन बनेगा। वाटर हायासिंथ इज द करेक्ट आंसर। द कॉयल ऑफ द इलेक्ट्रिकल हीटर इज मेड अप ऑफ, जो इलेक्ट्रिकल हीटर की जो कॉयल होती है वो किस तरीके की, किस चीज़ की बनी होती है, वो बनी होती है नाइक्रोम की, नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम में होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो निकल होता है, ठीक है, और देखो निकल और क्रोमियम, निकल और क्रोमियम देखने को आपको मिलता है, क्लियर। निकल जो होता है वो 80% देखने को मिलता है, क्रोमियम आपका 20%, और थोड़ा बहुत आपका आयरन भी देखने को आपको यहाँ पे मिल जाता है। टंगस्टन की बात करते हैं तो जो आपका बल्ब होता है, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, बल्ब के अंदर फिलामेंट वो किसका बना होता है, टंगस्टन का, क्लियर। और इसका जो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट देखने को आपको मिलता है, यानी कि गलनांक बहुत ज़्यादा हाई होता है। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला सबसे ज़्यादा मेटल ये देखने को मिलता है, फर्स्ट मेटल ये देखने को मिलती है। अगर एलिमेंटल फॉर्म में पूछा कि अर्थ क्रस्ट में तो आपका ऑक्सीजन बनेगा, मेटल फॉर्म में पूछा तो एल्यूमिनियम बनेगा। एल्यूमिनियम की ओर कौन सी होती है, बॉक्साइट होती है, ठीक है, और आपकी कोरंडम आपकी ओर देखने को मिलती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, याद रखना है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर, नाइक्रोम इज द राइट वन। अगला देखिए जी, इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आइलैंड देखने को आपको मिलते हैं, आइलैंड कंट्री जिसमें बहुत ज़्यादा आइलैंड देखने को मिलते हैं, तो वो है आपकी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज़ द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडोनेशिया, क्लियर। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इंडोनेशिया यहाँ पे जो है जावा सी वगैरह भी देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिलीपींस, फिलीपींस की एक सिटी है मनीला, जो इनकी कैपिटल सिटी है। मनीला के अंदर हमारे क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर राइस रिसर्च, इंटरनेशनल सेंटर फॉर राइस रिसर्च देखने को आपको वहाँ पे मिलता है। और अगर इंडिया से पूछा कि इंडिया के अंदर राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो वो आपका है कटक, उड़ीसा के अंदर। इंडिया के अंदर राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, कटक, उड़ीसा के अंदर, क्लियर। अब यहाँ पे इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे, मनीला में। अब एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पे हमारी जाती है गोल्डन राइस, गोल्डन राइस जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं, बासमती राइस, जो विटामिन ए के अंदर जो है रिच होती है, ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर, इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। और यहाँ पे वो कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स देखने को आपको मिलते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख लेना। चलिए जी,
अगला देखिए, इनमें से ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिनकी कॉमन हाई कोर्ट होती है। अभी अगर जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी हमारी 25 हाई कोर्ट्स हैं। पहली बात तो ये पता होना चाहिए, कल को 26 27 कुछ भी हो सकती हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी तो वैसे वैसे आपकी कोर्ट्स हाई कोर्ट्स भी बढ़ती चली जाएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करता रहना पड़ेगा। अभी एट प्रेजेंट जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 25 हाई कोर्ट है। क्लियर। एक हाई कोर्ट जो होती है, एक हाई कोर्ट 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स की कॉमन हाई कोर्ट हो सकती है। ये आपकी 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के दौरान जो है ये बोला गया था, और ऐसी बोला गया था कि एक यूनियन टेरिटरी या एक आपकी 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स, इनका एक कॉमन गवर्नर हो सकता है, वो भी आपका 7th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग बोला गया था। सबसे पहले हाई कोर्ट जो हुई थी, हाई कोर्ट एक्ट कौन सा था, 1861 का, जिसके अकॉर्डिंग कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में आपकी लाइन वाइज जो है 1862 के अंदर जो है आपकी हाई कोर्ट्स खुली थी। अभी 25 हाई कोर्ट्स हैं, लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉमन ज्यूरिसडिक्शन कौन सी आपकी जो है हाई कोर्ट आपको देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, इनमें से। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और दिल्ली एक ऐसी जो है आपकी यूनियन टेरिटरी है जिसकी इसकी खुद की आपकी हाई कोर्ट है, 1966 में ये बनी थी, खुद की हाई कोर्ट है इनकी। ये देखिए जी, जम्मू कश्मीर श्रीनगर के अंदर। चलिए जी अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सैफरन, यानी कि केसर इन द वर्ल्ड। केसर सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड के अंदर कहाँ पे पाया जाता है, तो वो देखने को मिलता है ईरान के अंदर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। अगर मैं पूछूं इंडिया में, तो जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर तो इसको जीआई टैग है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग आपको देखने को मिलता है। और सैफरन का जो नाम होता है वो क्या होता है, क्रोकस सैटिवस, क्रोकस सैटिवस। और ये उसके जो पत्ते होते हैं वहाँ से देखने को मिलता है। और पत्ते मतलब एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ पत्ते, बट एक्चुअली वो जो होते हैं कहाँ से ये मिलता है, स्टिग्मा और स्टाइल से। स्टिग्मा और स्टाइल से जो आपके केसर मिलता है वो स्टिग्मा और स्टाइल से मिलता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो होते हैं, ये जम्मू कश्मीर में एक लैंड होती है, फ्लैट हाई लैंड होता है, टॉप आइलैंड, टॉप जो लैंड होती है उस पे ऊपर बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, करेवास कहा जाता है। क्या कहते हैं हम, करेवास उसको कहते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ईरान इज द राइट आंसर, ईरान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। चलिए जी, हु कंपोज अ मेमोरेबल लिटरेरी कैरेक्टर नेम द विंस्टन स्मिथ। विंस्टन स्मिथ जो है ये एक कैरेक्टर, इसका आज़ाद जो है इसकी रचना किसने करी थी, याद रखना पड़ेगा आपको बस ये, जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल ने करी थी। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन। क्लियर। इनकी एक नॉवल थी, दैट इज 1984 एक नॉवल थी, उसके अंदर जो है ये कैरेक्टर को जो है इन्होंने तैयार किया था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन, विंस्टन स्मिथ। चलिए जी अगला देखिए। यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा रिच कौन सी होती है। यूरेनियम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, डेट इज इन द कजाकिस्तान। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। यूरेनियम हम यूज़ करते हैं एज ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यूरेनियम 235, और ये हमें यूज़ करते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एज ए फ्यूल। और प्लूटोनियम 239 भी हम यूज़ कर लेते हैं एज ए फ्यूल। और यूरेनियम जो ओर है इसकी कौन सी है, पिच ब्लेंड। यूरेनियम की ओर कौन सी है, पिच ब्लेंड है। और गुमाइट यूरेनाइट, इट्स कॉल्ड यूरेनाइट, ये याद रखिए। और डेट इज़ पिच ब्लेंड तो मैंने आपको बता ही दिया, एंड डेट्स इट। क्लियर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पिच ब्लेंड जो और होती है वो थोरियम की भी होती है, और थोरियम भी आपका रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होता है। और थोरियम हमारे इंडिया में कहाँ पे मिलता है, केरल में, केरल के अंदर। और वहाँ पे सैंड है, मोनाजाइट सैंड वहाँ पे देखने को मिलता है। और केरल को स्पाइसिटी भी कहते हैं। नेचुरल रबड़ भी यहाँ पे मिलती है। नेचुरल रबड़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम सल्फर डालते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ उसको हम कहते हैं। और जो रबड़ होती है वो लेटेक्स ऑफ द प्लांट से हम लेते हैं, ये याद रखना है आपको। और एक चीज़ आपको और बता दूँ कि जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, जहाँ से आपकी अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती हैं। और एंड में हमेशा लेड प्रोडक्ट जो होता है, एंड प्रोडक्ट होता है, जिसे हम पीबी कहते हैं। लेड की और कौन सी होती है, गैलीना। और लेड को हम यूज़ करते हैं टेट्राइथाइल लेड, जो आपका यूज़ किया जाता है एंटी नॉकिंग कंपाउंड, यानी कि गाड़ियों की खड़खड़ाहट जो होती है उसको बंद करने के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, कजाकिस्तान इज द राइट वन। अगला देखिए जी, क्वेश्चन है, इनमें से जो टेम्पल है वो कौन सा टेम्पल है, लार्जेस्ट रॉक का टेम्पल है, एंशिएंट इंडिया में बना था, हिंदू टेम्पल है, एलोरा महाराष्ट्र में बना था, एलोरा केव्स के अंदर बना था। पहली बात तो मैं एलोरा केव्स की बात करता हूं, तो एलोरा केव्स आपके 34 केव्स हैं, और ये इसमें 17 ब्राह्मणिज्म के लिए हैं और 12 जो है बुद्धिस्ट के लिए हैं, ब्राह्मणिज्म के लिए हैं
ब्राह्मणिज्म, और 12 जो है आपकी बुद्धिस्ट के लिए हैं, और 5 आपकी किसके लिए हैं, जैन भगवान के लिए हैं। और इसमें सबसे रिमार्केबल फीचर जो है वो कैलाश टेम्पल है, जो भगवान शिव के लिए है, भगवान शिव के लिए। क्लियर। और ये जो केव नंबर है, और केव नंबर 16 के अंदर आता है, जिसे आप कैलाशानाथ भी कहते हैं। और यहाँ पे जो शिव भगवान दिखते हैं, वो शिव भगवान जो हैं वो आपका 3 फेस है, उनके 3 फेस हैं यहाँ पे। और 3 फेस का मतलब क्या है, एक तो बनाने वाला, मेकर, और जो है दूसरा प्रिजर्व करने वाला, और तीसरा डिस्ट्रॉयरर। क्लियर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये कैलाश टेम्पल जो है बनाया किसने था, राष्ट्रकूट वंश ने बनाया था, राष्ट्रकूट वंश ने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। एंड हियर इज द एलोरा केव्स इन द महाराष्ट्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी अगला देखिए। विच इज़ द अर्लीस्ट इंजीनियरिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। सबसे पहला इनमें से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया का कौन सा था, तो वो है आपका रुड़की वाला, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। और ये आपको पता है किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट करवाया था। क्लियर, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रुड़की से। और आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, डी ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और डेट्स इट। क्लियर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो है जो किसके अंतर्गत बना था, इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1847 के अंदर। और उस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर जेम्स थॉमसन, उनके अंतर्गत ये किया गया था। और इसको यूनिवर्सिटी स्टेटस हमने 1949 में दिया था, फिर इसको आईआईटी स्टेटस हमने दिया था 2001 के अंदर, याद रखिए। क्लियर। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, इसको बनाया किसने था, मदन मोहन मालवीय जी ने, एनी बेसेंट जी की मदद से 1916 में, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। और यहाँ पे कुछ आपके कॉलेजेस हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ये आप जो है इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, बस याद रखिए, ठीक है। और बाकी जो है ये पिक्चर मैं आपकी पीडीएफ में भी डाल दूंगा। क्लियर, याद रखिए। चलिए जी, द हिल्स एडजेसेंट टू द कन्याकुमारी आर। देखिए कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट, साउथ मोस्ट पॉइंट है आपका इंडिया की मेनलैंड का साउथ मोस्ट पॉइंट है। और मैंने आपको बताया था कि जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, यहाँ पे 3 हिल्स हैं आपकी, सी, ए और आपकी पी। क्लियर। कार्डेमम, अन्नामलाई और पालनी हिल्स देखने को मिलती है। तो बिल्कुल एडजेसेंट कन्याकुमारी के अंदर कौन सी होंगी, आपकी कार्डेमम हिल्स देखने को आपको मिलेंगी। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट वन। अन्नामलाई हिल्स जो हैं आपकी, इनको हम और क्या कहते हैं, एलिफेंट माउंटेन्स भी कहा जाता है, एलिफेंट माउंटेन्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। नीलगिरी वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपके ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो है आपके मिलते हैं। और ये जो नीलगिरी है, जिसे हम ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। क्लियर। शिवरॉय हिल्स जो हैं आपका तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलते हैं, सिटी ऑफ सलेम के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। चलिए जी, एलमंड्स जो होते हैं बादाम, ये इसके अंदर जो है कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलता है, और इसमें देखने को मिलता है विटामिन ई। सबसे ज़्यादा विटामिन ई देखने को मिलता है। कॉपर, मैग्नीशियम और आपके जो प्रोटीन होते हैं इनके अंदर देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए हेल्प करते हैं विटामिन ई। क्लियर। विटामिन ई का जो नाम है उसको हम क्या कहते हैं, टोकोफिरोल भी कहा जाता है। टोकोफिरोल को हम कहते हैं ब्यूटी विटामिन, ठीक है, ब्यूटी विटामिन। यानी कि आपने जो लोशन वगैरह होते हैं स्किन पे लगाने के लिए, उस पर लिखा होता है विटामिन ई रिच। क्लियर। ब्यूटी विटामिन, और प्लस इसको एंटी स्टाइल विटामिन भी इसको कहते हैं। एंटी स्टाइल का मतलब क्या हो गया, अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो पर्सन जो है नपुंसक, मतलब फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, और उसको खत्म करने के लिए अगर आप विटामिन ई खा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके अंदर जो है एंटी स्टेरिलिटी मतलब वो एंटी स्टाइल का काम करेगा। विटामिन डी की अगर मैं बात करता हूँ, विटामिन डी जो होता है इसे हम कहते हैं कैल्सीफिरोल, कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन इसको कहते हैं। और सनशाइन विटामिन इसको हम कहते हैं, सनशाइन विटामिन इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। क्लियर। और इसकी कमी से हो जाता है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, हड्डियों के ऊपर असर पड़ने लग जाता है बच्चों में। क्लियर, याद रखिए, रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया भी बच्चों में, और ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में होता है। विटामिन ए की बात करता हूं तो रेटिनॉल कहते हैं, और विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थेल्मिया। क्लियर। जीरोप्थेल्मिया, आंखें ड्राई होने लग जाती हैं। विटामिन सी की बात करता हूं तो एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी का मतलब क्या होता है कि मसूड़ों से ब्लड निकलने लग जाता है विटामिन सी से। और विटामिन जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है आपका वाटर सोल्युबल विटामिन जिसे हम कहते हैं बी और सी, और जो एक होता है फैट सोल्युबल विटामिन ए, डी, ई और के। क्लियर, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, विटामिन ई इज द करेक्ट वन।
अगला देखिए जी, अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट, इट्स नॉट प्रेसिडेंट जो है परसिस्टेंट, इट्स नॉट प्रेसिडेंट, इट्स परसिस्टेंट, मतलब लगातार होती रहती है। जैसे परसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन, मतलब हाई इन्फ्लेशन का मतलब लगातार जो है आपके रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी भी चलती जा रही है, किसी चीज़ के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई चल रहा है, और डिमांड जो है स्टैग्नेंट हो गई है। और ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? ऐसी इकोनॉमी में जब आपकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रही हो और आपको काम भी ना मिले तो स्टैगफ्लेशन उसको कहा जाता है। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। स्टैगफ्लेशन इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर? डी ऑप्शन इज द राइट वन, डी ऑप्शन। यहाँ पे देखो इन्फ्लेशन जो है स्टैगफ्लेशन में बहुत ज़्यादा हो जाती है और जीडीपी कम हो जाएगी और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया और रिसेशन की तरफ आप जा रहे हैं, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो पुअर इंप्लीमेंटेशन उनकी हो रही है। सो दिस इज़ द स्टैगफ्लेशन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर? याद रखिए। अगला देखिए जी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब आपका कौन था? 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ए.ओ. ह्यूम के कहने पे बनी थी 1885 में, और उस टाइम पे थे लॉर्ड डफरिन। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, लॉर्ड डफरिन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर? और जो है लॉर्ड डफरिन ने एक वर्ड यूज़ किया था कि जो आईएनसी है एक माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी है मेरे सामने, क्लियर? बिल्कुल छोटी सी आइडेंटिटी है, लेकिन इसको नहीं पता था कि कल को ये बहुत बड़ी आइडेंटिटी बन जाएगी और देश को आज़ाद करवाएगी। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। जब आपकी पहला कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली मीटिंग हुई थी, तो पहले डिसाइड कहाँ पे था? पुणे में। लेकिन पुणे में इसीलिए नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे कॉलरा हैजा फैला हुआ था, इसीलिए बॉम्बे में शिफ्ट कर दी गई, गोकुल दास तेजपाल कॉलेज के अंदर स्टार्ट करी गई। और इसके अंदर जो है टोटल कितने लोग आए थे? 72 लोग आए थे, 72 कैंडिडेट थे। और विलियम जो है डेट इज़ वॉरेन जो है इनके जो पहले जो थे इनके आई मीन से प्रेसिडेंट, वो कौन से थे? डेट इज़ पहले प्रेसिडेंट का जो नाम था, पहले प्रेसिडेंट का जो नाम था वो था डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी था। और आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। लॉर्ड रिपन की बात करते हैं। लॉर्ड रिपन के टाइम पे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आई थी 1883 के अंदर, जो आपके जुडिशियल राइट्स के लिए थी। आपको सबको पता है वो कहानी। लॉर्ड लिटन की बात करते हैं, इन्होंने आर्म्स एक्ट 1878 के अंदर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर जो है अगर इंडियंस जो हैं अगर आपके आर्म रख रहे हैं, बंदूकें रख रहे हैं, तो उनको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी, इंडियंस यूरोपियंस को नहीं। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 अगेन 1878 में वर्नैकुलर प्रेस का मतलब क्या था? अपनी लैंग्वेज में अगर आप पेपर छाप रहे हैं तो पहली कॉपी मुझे देंगे और वो देखूंगा कि अगर हमारे अगेंस्ट लिखा हुआ तो पेपर छपेगा नहीं और उसका लाइसेंस कैंसिल करके उसको सजा मिलेगी। लॉर्ड लिटन ने जो है केसरी हिंद का टाइटल भी दिया था, किसको दिया था? क्वीन को दिया था 1876 में, जब पूरे देश के अंदर जो है सूखे पड़े हुए थे। और इसीलिए लॉर्ड लिटन को कोई पसंद नहीं करता था, अनपॉपुलर वाइसरॉय था ये, अनपॉपुलर वाइसरॉय, ठीक है? और इसको रिएक्शनरी वाइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर के नाम से भी इनको बुलाया जाता है। लॉर्ड मायो की बात करते हैं तो इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी थी, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब वित्त जो है आपका बिल्कुल नीचे तक जो है आपका डिवाइड होगा, लॉर्ड मायो ने, ठीक है? आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द फारेनहाइट स्केल इज। देखिए पहली बात तो आपको पता है फारेनहाइट में पूछा है, लेकिन वैसे पता होगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर? और आपको पता है कि एक फॉर्मूला C/100 इज इक्वल टू F - 32/180, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप 100 भरेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू F - 32/180। यहाँ पे गया 100 to 100 कटा, यानी कि 180 इज इक्वल टू F - 32, और -32 इधर करेगा, 180 + 32 इज इक्वल टू F, दैट मीन्स 212 फारेनहाइट इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 212 इज द राइट आंसर, 212 फारेनहाइट इज द करेक्ट आंसर, क्लियर? और वैसे आपको पता है कि टेम्परेचर के यूनिट जो होते हैं वो होते हैं केल्विन, क्लियर? ये याद रखिए। और केल्विन कैसे निकालते हैं? केल्विन कैसे निकालते हैं? जैसे हमारा सेल्सियस में कोई भी टेम्परेचर गिवन होगा, K = 273.15 प्लस सेल्सियस का टेम्परेचर, तो ये बनेगा आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी आगे। ओके यहाँ पे देखो जो है आपका सेल्सियस पानी जो फ्रीज कर जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री, पानी बॉयल करता है 100 डिग्री के ऊपर। तो यहाँ पे फारेनहाइट में इतने टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाते हैं। सेल्सियस और फारेनहाइट किस टेम्परेचर के ऊपर बराबर हो जाते हैं? -40 के ऊपर बराबर हो जाते हैं, -40 के ऊपर, याद रखना ये सारी चीज़ें। चलिए जी अगला पार्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन इनमें से कहाँ पे नहीं है, टी प्लांटेशन इनमें से कौन सी नहीं है। देखिए जी, कानन देवनन ये आपका केरल में पड़ता है, यहाँ पे तो देखने को मिलती है। नीलगिरी आपकी ब्लू माउंटेन्स तमिलनाडु के अंदर यहाँ पे भी देखने को मिलती है। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल यहाँ पे भी देखने को मिलती है। गिरनार गुजरात यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती, यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं टी के ऊपर। टी जो है आपकी एक्चुअली क्या है, ट्रॉपिकल प्लांट है, सब ट्रॉपिकल प्लांट है। सब ट्रॉपिकल प्लांट है यानी कि जहाँ पे बारिश होती है और जहाँ पे कम बारिश होती है, इन दोनों एरियाज में आपको देखने को मिलती है। और इसके लिए मॉडरेटली हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट आपको चाहिए होता है, यानी कि जहाँ पे गर्मी और ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे चाहिए होगा 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। और अगर 35 डिग्री से ऊपर चला जाए तो भी नुकसानदायक है, 10 डिग्री से नीचे चला जाए तो भी नुकसानदायक है टी प्लांट को उगाने के लिए। 150 to 300 सेंटीमीटर की जो है एनुअल रेनफॉल आपको चाहिए होती है। और इसको उगाने के लिए थोड़ी बहुत स्लाइटली एसिडिक आपकी जो स्लाइटली एसिडिक जो है मिट्टी चाहिए होगी। विदाउट कैल्शियम आपको मिट्टी चाहिए होती है। और इंटरनेशनल डे हम सेलिब्रेट कब करते हैं टी का, 21 मई को, इंटरनेशनल टी डे। क्लियर, आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। गिरनार इज द राइट वन, गिरनार। क्लियर, यहाँ पे गुजरात प्लेन्स यहाँ पे देखने को आपको मिलता नहीं है, गिरनार यहाँ पे नहीं देखने को, मतलब टी देखने को नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग द टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का टाइटल किसने लिया था, तो ये टाइटल लिया था चंद्रगुप्त सेकंड ने। चंद्रगुप्त सेकंड ने टाइटल लिया था। चंद्रगुप्त सेकंड वही पर्सन है जिनके टाइम पे 9 हीरे भी रहते हैं, जैसे आपके कालिदास वगैरह जी यहाँ पे इस टाइम पे थे, ठीक है। और इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया। और प्लस जो आपका आयरन पिलर जो मेहरौली के अंदर है, आयरन पिलर मेहरौली, ठीक है, आयरन पिलर जो मेहरौली के अंदर है आपका, वो भी जो है वो किसके नाम पे है, चंद्रगुप्त सेकंड जी के नाम पे देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त वन की अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने जो क्या स्टार्ट किया था, गुप्ता ईरा स्टार्ट किया था, गुप्ता वंश स्टार्ट किया था। और इनका जो टाइटल था महाराज अधिराज इनका टाइटल था। और लिच्छवी प्रिंसेस जो है कुमार देवी के साथ इनकी शादी हुई थी। और ज्वाइंट नेम पे सिक्के भी इशू करवाए गए थे। समुद्रगुप्त की बात करते हैं। समुद्रगुप्त जो हैं इनको हम बोलते हैं डेट इज नेपोलियन ऑफ इंडिया। किसने बोला था, V.A. स्मिथ ने बोला था, V.A. स्मिथ ने इनको बोला था। और इनके इंस्क्रिप्शन लिखी गई है प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखने को मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन हरिसेन की देखने को मिलती है इनके नाम पे। और इनको कविराज भी कहते हैं, कवि बहुत ज़्यादा रहते थे। और जो है वीणा बजाते हुए सिक्कों पे आपके पिक्चर्स भी हैं इनकी। और कवि रहते थे इनके टाइम पे, समुद्रगुप्त के टाइम पे, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। और इनके टाइम पे एक इंस्क्रिप्शन थी ईरान इंस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश में। इनके ऊपर जो है समुद्रगुप्त की विजयों का भी वर्णन किया गया है। और ईरान इंस्क्रिप्शन वही है जिसके ऊपर पहली बार सती सिस्टम के बारे में बात करी गई थी। और ये भानुगुप्त की इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती है। स्कंदगुप्त की बात करता हूं तो स्कंदगुप्त जो हैं ये वैष्णव को मानते हैं, कुमार गुप्ता का बेटा है। और हुन्स जो आए थे, जो बाहर वाले लोग थे, आए थे अटैक करने, इनको हरा के स्कंदगुप्त ने इंडिया से मुक्त करवाया था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, चंद्रगुप्त सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर कौन सी ऐसा रिलीजियस ग्रुप्स है जिनकी लिटरेसी रेट परसेंटेज जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लिटरेसी रेट यानी कि पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं, तो वो जैन के अंदर देखने को मिलते हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। सीधा का सीधा क्वेश्चन हम याद करेंगे इसके अंदर। क्लियर। और लिटरेसी हमारा 2000 जो है 11 के अकॉर्डिंग 74.04% आपके देखने को मिलती है। आंसर इज डी ऑप्शन। अगला देखिए जी, विटामिन डी जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है। विटामिन डी मैंने आपको बताया था कि आपका कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन, सनशाइन विटामिन हड्डियों के लिए चाहिए होता है, बोन्स के लिए। तो ये लीवर में होता है, मिल्क में होता है, फिश ऑयल के अंदर होता है। और इसका आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर। लीवर की बात करते हैं, अगर मैं ह्यूमन लीवर की बात करता हूँ, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। और यूरिया यहाँ पे बनता है, ग्लाइकोजन यहाँ पे स्टोर होता है। क्लियर। और यहाँ पे आपके दो प्रोटीन, हेपरिन प्रोटीन और आपका फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है यहाँ पे बनता है, देखने को मिलता है। हेपरिन प्रोटीन वो होता है जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है आपका ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। मिल्क के अंदर दो चीज़ें नहीं होती, विटामिन सी नहीं होता और आयरन नहीं होता। फिश ऑयल के अंदर जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड देखने को आपको मिलते हैं, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। दिस इज द विटामिन डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। यहाँ पे देख लेना जी, आपके बहुत सारे सोर्सेज हैं, कहाँ से क्या क्या मिलता है, जस्ट रीड आउट। क्लियर। अगला देखिए जी,
इनमें से ऐसी कौन सी ट्राइब है और स्टेट्स है जो आपकी मैच नहीं खाती, एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ती? अगर हम बात करें बिल्स की, गुजरात के अंदर सही है, गादीस हिमाचल प्रदेश में सही है, कोटा तमिलनाडु ये भी सही है, तोदा केरल के अंदर ये गलत है, तोदा केरल के अंदर गलत है। केरल के अंदर जो है आपको देखने को मिलते हैं दैट इज कुरुम्स देखने को आपको मिलते हैं, क्लियर। कादार देखने को आपको मिलते हैं और आपको कुराग्स देखने को आपको मिलते हैं यहाँ पे, क्लियर। और ये जो तोदास हैं ये कहाँ पे हैं? तमिलनाडु के अंदर हैं। आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अगला देखिए जी, प्रेस्टिजियस टाइलर प्राइज़ जो है ये कौन सी फील्ड के साथ आपका एसोसिएट है? टाइलर प्राइज़ किसके साथ संबंधित है? टाइलर प्राइज़ संबंधित है आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और ये प्राइज़ देता कौन है? यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया देती है। और इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? जॉन एंड अलाइस टाइलर ने। जॉन एंड अलाइस टाइलर ने जो है इसको क्या किया था? आपका इस्टेब्लिश किया था 1973 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इज द राइट आंसर, क्लियर। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट के लिए, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो होता है वो कब होता है? 5 जून को देखने को मिलता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1986 का है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के हेडक्वार्टर नैरोबी कीनिया के अंदर देखने को मिलते हैं। ग्रीन पीस ये भी इन्वायरमेंट के रिलेटेड देखती है, दैट इज इन द हेडक्वार्टर इज द एम्स्टरडैम नीदरलैंड के अंदर, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड हैं। इन्वायरमेंट में आपको पता होगा NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो 2010 में बना था, जितने भी केसेस होते हैं इन्वायरमेंट के ये देखता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? दिल्ली के अंदर देखने को मिलते हैं। आंसर इसमें डी इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, टाइलर प्राइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अगला देखिए, अब आपको पता लग रहा होगा कि मैंने जो चुनिंदा क्वेश्चन जो डाले हैं ना, आपके बड़े जबरदस्त क्वेश्चन डाले हैं जो आपके स्टैटिक क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, ठीक है। Which of the following agency in the government has engaged to grade the standardized various agriculture products? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए इनमें से कौन सी अथॉरिटी देखने को हमें मिलती है? तो ये अथॉरिटी है आपकी डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। और ये किसके सुपरविजन में आती है? आपकी कंट्रोल में आती है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, याद रखना। और इसके अंदर जो है आपका मार्केटिंग, एग्रीकल्चर और जितनी भी प्रोडक्शन होती है यहाँ पे, और उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए एग्रीकल्चर और अलाइड प्रोड्यूस को प्रमोट करने के लिए देखने को आपको मिलता है, क्लियर, याद रखिए। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो 1965 में ये बना था। न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आती है। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स की बात करता हूँ तो ये भी कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आती है। ये स्टैंडर्ड बॉडी है जो आपके जो गोल्ड का हॉलमार्क और सिल्वर का हॉलमार्क देती है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है आपका प्रोवाइड करती है। 1986 में बना था, 1986 में। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है और फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर ये बनी थी। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन, क्लियर। यहाँ पे देखिए जी, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ये डिपार्टमेंट जो है सेंट्रल मार्केटिंग डिपार्टमेंट 1928 ये मर्ज हो गया था इंस्पेक्शन डायरेक्टोरेट के अंदर, और बाद में आपका ये बन गया था DMI बन गया था। और ये इंप्लीमेंटेशन करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, कोल्ड स्टोरेज ऑर्डर, मीट प्रोडक्ट्स और जितने भी आपकी मार्केटिंग के एक्ट हैं इसके अंतर्गत आते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? रिसर्च और कम्युनिटी सर्वे करना, मार्केट को एक्सटेंड करके लेके जाना, सुपरवाइज करना मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के अंदर, ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन देना, इंटेलिजेंस सेल और मार्केट पर्सनल को जो है ट्रेन करना, ताकि आपकी मार्केट के अंदर चीजें जो है एक अच्छे लेवल पे आगे बढ़े मार्केट के अंदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, याद रखिए। अगला देखिए जी, क्वेश्चन है Who among the following ruler divided the kingdom into the इक्तास for the purpose of civil administration? इक्तास का मतलब क्या होता था कि जैसे जो भी आपके सोल्जर्स या आपके जो दरबार में काम करते थे उनको क्या करते थे, इनको जो है अपना इनको क्या करते थे, इनको जो है ये सैलरी नहीं मिलती थी और इनको देते थे लैंड गिफ्ट करते थे, और ये इक्ता सिस्टम उसको कहते हैं। और ये स्टार्ट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहते हैं, फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग इन इंडिया कहते हैं। सिल्वर का टंका, कॉपर का जितल इन्होंने इशू किया था, और इन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया था, जो स्टार्ट किसने करवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश जो है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली कैपिटल इन्होंने बनवाई थी। और वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट पार्ट, इल्तुतमिश की एक बेटी है रजिया सुल्तान, जो आपके मिडिवल इंडिया के अंदर पहली फीमेल लेडी जो आपकी दिल्ली के ऊपर रूल जिन्होंने किया था। इक्ता सिस्टम को खत्म किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इन्होंने सारा कुछ कैश में तब्दील करवाया था, टैक्स भी कैश में लेंगे, सैलरी भी कैश में देंगे। दाग सिस्टम इन्होंने स्टार्ट करवाया था, घोड़ों के ऊपर ब्रांडिंग होती थी, हॉर्सेस के ऊपर। और चेहरा हुलिया सिस्टम, रोल नंबर 1, 2, 3 आपके सोल्जर्स का लगेगा। अलाउद्दीन खिलजी जो है, इनका ओरिजिनल नेम क्या है? अली गुरशप, और इनको दूसरा सिकंदर सेकंड अलेक्जेंडर कहते हैं, इनको सिकंदर सानी कहते हैं। और इन्होंने किंगशिप नोज नो किंगशिप, मतलब अगर राजा है तो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसके अंदर दम होगा किंगडम को चलाने के लिए वो आपका किंग बनेगा। इनका एक वफादार था मलिक कफूर, जो इन्होंने खरीदा था हजार दिनार में, इसलिए इनको हजार दिनारी कहते थे। साउथ की एक्सपीडिशन मलिक कफूर ने करी थी, और प्रताप रुद्र देव वहां से वारंगल के राजा से ये जो है कोहिनूर हीरा लाके किसको दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन देव जी के साथ भी लड़ाई लड़ी थी, रानी पद्मिनी के लिए, और इसके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई है, पद्मावत पुस्तक भी लिखी गई है। पद्मावत पुस्तक लिखी किसने थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। और रानी पद्मिनी वो हैं जिन्होंने जौहर किया था, आपने मूवी भी देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है। बलबन की बात करते हैं तो बलबन ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी यूज करी थी, जिसको फॉलो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बलबन वही पर्सन है जिन्होंने अपने आप को जिल्ले इलाही बोला था, नियाबत खुदाई, भगवान की शैडो, भगवान का दूसरा रूप बोला था। और बलबन जो है वो राजा है जिन्होंने सिजदा सिस्टम, सलाम करके आना, और पैबो सिस्टम, यानी कि पैरों को पहले आके चूमना, ये स्टार्ट करवाया था बलबन ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो ये मोहम्मद गोरी का स्लेव है, और इसका एक आगे जो है कमांडर इन चीफ है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने 1193 के अंदर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ा था। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बिहार में। नालंदा को बनाया था कुमार गुप्ता ने, और विक्रमशिला को बनाया था धर्मपाल ने बनाया था, पाल वंश के राजा ने बनाया था। और बख्तियार काकी जी के नाम पे जो है इन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट करवाई थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाहौर के अंदर जो है इनकी डेथ हो गई थी, और पोलो खेलते जिसे आप चौगान कहते हैं, और जो है इनको जो है लाख बख्श के नाम से भी इनको बुलाया जाता है, लाख बख्श के नाम से। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन, इल्तुतमिश इज द राइट वन। क्लियर। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल कीप इट ओनली, मतलब स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेके रहूँगा। स्वराज किसने वर्ड यूज़ किया था? ये वाला वर्ड यू लाइन किसने यूज़ करी थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने यूज़ करी थी। स्वराज वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्वराज वर्ड क्वाइंड बाय, स्वराज किसने दिया था? क्वाइंड बाय दयानंद सरस्वती जी। क्लियर। और 1906 के कलकत्ता सेशन के अंदर दादा भाई नौरोजी ने INC के अंदर जो है पहली बार यूज़ किया था। फिर बाल गंगाधर तिलक जी ने ये वर्ड यूज़ किया था। एक बनती है आपकी स्वराज पार्टी, 1 जनवरी 1923 को बनी थी, जिसमें जो है CR दास जो थे, आपके जो CR दास थे वो प्रेसिडेंट थे, मोतीलाल नेहरू जो है सेक्रेटरी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। बाल गंगाधर तिलक जी 2 बार जेल गए हैं, मांडले जेल जो बर्मा के अंदर है। और बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने आइडिया दिया स्वराज का इंडियंस को, और इन्होंने बहुत सारे जो है जर्नल्स को एडिट किया, जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेट, इंडिपेंडेंट, ये जर्नल्स हैं। इनके न्यूज़पेपर जो थे परिदर्शक, वंदे मातरम, न्यू इंडिया, स्वराज, ये इनके जो है जर्नल थे, जो आपके इनके क्या थे? जर्नल थे। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर। और सॉरी ये उल्टा हो गया, यहाँ तक ठीक था, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी का पॉइंट हो गया। और उसके बाद जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने मराठा नाम का पेपर और केसरी नाम का पेपर लिखा था। केसरी जो है मराठी लैंग्वेज में, मराठा जो है इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इनको बोला जाता है, वैलेंटाइन शिरोल ने बोला था। और डेट्स इट, ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की। अगर मैं बात करता हूँ सुभाष चंद्र बोस जी की, क्लियर। सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं ये 2 बार इलेक्ट हुए हैं आपके प्रेसिडेंट इन द हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन 38-39 में इन्होंने पत्ताभी सीतारमैया को हराया था, जो गांधी जी के नॉमिनी थे। फिर उसके बाद जो है रिजाइन करके 39 के अंदर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी जो है इन्होंने स्टार्ट करी। 43 के अंदर सिंगापुर में गए और वहां से जो है इन्होंने INA को आगे बढ़ाया। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जो है इन्होंने बनाई, और बहुत सारी फोर्सेस बनाई इन्होंने। और 1944 के अंदर जो है इंडियन सॉइल के ऊपर मणिपुर के अंदर
अंदर, मणिपुर इम्फाल के अंदर जो है इन्होंने जापानीज की मदद से जो है यहाँ पे तिरंगा भी लहराया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और इन्होंने जो नेशनल फ्लैग जो लगाया था वो कहाँ पे लगाया था, कोहिमा के अंदर भी लगाया था, कोहिमा नागालैंड के अंदर 1944 के अंदर ही, क्लियर, 1944 के अंदर ही। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और सुभाष चंद्र बोस जी की एक ऑटोबायोग्राफी है इंडियन स्ट्रगल के नाम से, इंडियन स्ट्रगल के नाम से। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, एक याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक जी की बुक्स हैं गीता रहस्य और जो है आर्कटिक होम ऑफ वेदास, आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ये इन्होंने वर्ड यूज़ किया था, आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ये पुस्तक इनकी लिखी गई हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, याद रखना है। और जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं इन्होंने जो है गणेश चतुर्थी और शिवाजी फेस्टिवल को जो है बहुत ज़्यादा आगे प्रोमिनेट किया था, और ये एक टूल बनाया था इन्होंने फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, क्लियर, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और बाल गंगाधर तिलक जी ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी स्टार्ट करी थी 1884 के अंदर, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अरबिंदो घोष जी की अगर मैं बात करता हूं तो इनके 2-3 बुक्स आप याद कर लीजिए जो पेपर में आती हैं। अरबिंदो घोष जी जो हैं इन्होंने लाइफ डिवाइन की पुस्तक लिखी थी, और ऑन द वेदास इन्होंने पुस्तक लिखी थी। सावित्री ए लेजेंड एंड ए सिंबल इन्होंने लिखी थी याद रखिए। विपिन चंद्र पॉल की अगर हम बात करते हैं, विपिन चंद्र पॉल इन्होंने स्वराज का जो आइडिया है इसको पॉपुलराइज करवाया था इंडियंस को, स्वराज का जो आइडिया इंडियंस को पॉपुलराइज इन्होंने करवाया था। इनके 2 जर्नल्स आते हैं, डेट इज़ डेमोक्रेट और इंडिपेंडेंट, और इनके जो है आपके मैगजीन और पेपर हैं, न्यूज़पेपर हैं, परिदर्शक, वंदे मातरम और आपका न्यू इंडिया और स्वराज, क्लियर, याद रखिए। और उसके बाद जो है अरबिंदो घोष जी ने बिपिन चंद्र पाल के लिए एक वर्ड यूज़ किया था कि ये एक प्रॉफिट है नेशनलिज्म के अंदर, प्रॉफिट्स ऑफ नेशनलिज्म, इनको बोला गया था, विपिन चंद्र पॉल को अरबिंदो घोष ने बोला था, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्क मंगल भारत जो है लिखा गया था नेशनल लीडर द्वारा, इनमें से कौन सा वो नेशनल लीडर है जिन्होंने लिखा था? आचार्य विनोबा भावे ने लिखा था। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आचार्य विनोबा भावे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये आचार्य विनोबा भावे वही हैं जिन्होंने ये पहले सत्याग्रही थी जो आपके इंडिविजुअल सत्याग्रह में पकड़े गए थे पावना से 1940-41 के अंदर, क्लियर। और इन्होंने सर्वोदय मूवमेंट स्टार्ट करी थी, सर्वोदय मूवमेंट, क्लियर, सर्वोदय मूवमेंट स्टार्ट करी थी जिसका मतलब क्या था, दैट इज अ प्रोग्रेस फॉर ऑल। अब सर्वोदय मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट करी। सर्वोदय वर्ड किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। सर्वोदय प्लान जब आपका जो आपका 5 ईयर प्लान बन रहा था तो जेपी नारायण जी ने आगे बढ़ाया था, क्लियर। बुधान मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट करी थी पुंचमपल्ली तेलंगाना के अंदर। रोमन मैग्सेसे अवार्ड भी इनको मिला हुआ है, भारत रत्न भी इनको मिला हुआ है। अरबिंदो घोष हमने डिस्कस कर लिया, तिलक जी डिस्कस कर लिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी की अगर हम बात करते हैं, इनको बहुत सारे नामों से बुलाते हैं, गुरुदेव के नाम से, कवि गुरु के नाम से, काबुली जो विश्वा कवि के नाम से। काबुली वाला पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, गीतांजलि पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। पहले नोबल लॉरिएट ये थे, क्लियर। और इनको जो नोबल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए वो 1913 में मिला था। पहले यूरोपियन थे जिन्होंने नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने नोबल प्राइज जीता था, क्लियर। जॉर्ज फिफ्थ द्वारा इनको जो है केसरी हिंद का टाइटल मिला, सॉरी नाइटहुड का टाइटल इनको मिला हुआ था, क्लियर। नाइटहुड का टाइटल इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1919 में वापस कर दिया था। इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है स्थापित करी थी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, क्लियर, 1921 के अंदर, जो आपका कन्वेंशनल एजुकेशन के ऊपर बात करती है। महात्मा गांधी जी ने इनको गुरुदेव के नाम से बुलाया था और महात्मा गांधी जी को महात्मा का टाइटल इन्होंने दिया था। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सारे फैक्ट आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्लियर। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको समझाई है विनोबा भावे जी के लिए। अगला देखिए जी, प्रोटीन डाइजेशन जो है हमारी कौन से बॉडी पार्ट से स्टार्ट होती है? माउथ की बात करता हूं तो माउथ में आपके कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होते हैं। यहाँ पे होता है टाइलिन, जिसे आप और क्या कहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज कहा जाता है, सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। और दूसरा होता है आपका माल्टेज इंजाइम। यहाँ पे 2 इंजाइम देखने को मिलते हैं। इसोफेगस तो फूड पाइप है। स्टमक के अंदर जो है 2 प्रोटीन होते हैं, पेप्सिन और रेनिन, जो क्या करते हैं, प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। रेनिन इंजाइम जो होता है ये वो इंजाइम होता है जो दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है कैसीन, उसको कन्वर्ट कर देता है कैसिनोजन में। तो जाने कि दूध की बनी प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करवाता है? रेनिन इंजाइम। स्टमक के अंदर HCl निकलता है जो डाइजेशन में हेल्प
करवाता है। इंटेस्टाइन की दो बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है फाइनल डाइजेशन, अंतिम पाचन यहाँ पे होता है। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होती है खाने की। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो होते हैं इनके सिर के ऊपर ऐसे जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं जिनको आप कहते हैं रुगे, जो आपका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगी। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। स्टमक इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। चलिए जी अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहते हैं, टू फॉलोइंग डेट प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल के ऊपर कौन सी डेट मेंशन करी गई है ये पूछ रहा है। प्रियम्बल के ऊपर जो डेट मेंशन करी गई है वो 26 नवंबर 1949 जो है मेंशन करी गई है, और इस दिन को हमने इस चीज़ को अडॉप्ट, इनेक्ट और लागू किया था देश के अंदर। क्लियर। पहली बात तो आंसर टिक करते हैं, 26 नवंबर 1949 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। और 26 नवंबर को ही हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे कहा जाता है, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पूरा कंप्लीट हो गया था। फिर हमने इसको लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी का जो दिन है ये वो दिन है जब लाहौर सेशन चल रहा था और पहली बार हमने जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था पूर्ण स्वराज सेशन के अंदर, और अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द जवाहरलाल नेहरू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल को हम क्या कहते हैं, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और प्रीफेस मतलब पहला पेज। और दूसरी बात ये होती है, इसको हम कह देते हैं द की टू द जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, मतलब सारा दिमाग उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर लगा दिया कि कैसे आपने जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अंदर बात करी है। क्लियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे प्रियम्बल, पहली बात अगर पूछा जाए कि प्रियम्बल दिया किसको है हमने, तो प्रियम्बल जो हमने दिया है वो हमने दिया है किसको, टू द पीपल ऑफ इंडिया को, टू द पीपल ऑफ इंडिया को। और इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जो है ऐड किए गए थे हमारी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा, जो हमारी जो है पहली और आखिरी अभी तक जो है यहाँ पे अमेंडमेंट हुई है प्रियम्बल के अंदर, जिसमें जस्टिस जो है आपका 3 टाइप का, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल 3 टाइप का, लिबर्टी थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की 5 तरह की, इक्वालिटी की बात करूँ, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का 2, एंड प्रमोट अमंग देम ऑल द फ्रेटर्निटी जो आपका 1, यानी कि आपकी डिग्निटी और डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये इंश्योर करता है। 3, 5, 2, 1 ये पूछा जाता है पेपर में, जस्टिस कितने टाइप का है, लिबर्टी कितने टाइप की है, इक्वालिटी कितने टाइप की है, फ्रेटर्निटी कितने टाइप की है, तो ये सारी चीज़ें हमने वर्ड यूज़ किए थे। तो दिस इज द प्रियम्बल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, याद रखिए। अगला देखिए जी, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा प्रोटीन होता है जो प्रिवेंट करता है, रोक देता है हमारे शरीर के अंदर ब्लड को कोगुलेट, मतलब रक्त का थक्का जमने नहीं करने देता, तो वो होता है आपका हेपरिन प्रोटीन। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। एक होता है आपका फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन मैंने आपको बताया था कि ये ब्लड क्लॉटिंग करवा देता है, लेकिन शरीर के बाहर, आउटसाइड द बॉडी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, याद रखिए। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात करता हूं तो ये बनता है हीम और ग्लोबिन के साथ। हीम जो पार्ट होता है ये क्या होता है आपका, आयरन पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं फेरिक फॉर्म में होता है ये, और ये ब्लड का कलर रेड प्रोवाइड करवाता है। और ग्लोबिन की बात करता हूं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाइंड करके जो है पूरी बॉडी में घूमते हैं। लेकिन एक ऐसी गैस कौन सी है जो हीमोग्लोबिन के साथ सबसे ज़्यादा बाइंड करती है, वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की 200 टाइम कैपेसिटी है ब्लड के साथ कंबाइन करने की। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और ये हेपरिन और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होते हैं ये कहाँ पे बनते हैं, लीवर के अंदर प्रोटीन होते हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। विच एसिड इज प्रेजेंट इन द लेमन, लेमन के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लेमन के अंदर प्रेजेंट होता है आपका सिट्रिक एसिड। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। मैलिक एसिड की बात करते हैं तो एप्पल के अंदर होता है, एप्पल के अंदर आयरन भी होता है, याद रखिए। क्लियर। कार्बोनिक एसिड ये होता है सोडा वाटर में, सोडा वाटर में, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कह सकते हो, और एसिड कार्बोनिक एसिड। क्लियर। पिक्रिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो ये पिक्रिक एसिड होता है, दूसरा नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है ये, ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है ये, याद रखिए। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, दैट इज सिट्रिक एसिड इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। चलिए जी, इनमें से ऐसा कौन सा प्रोटीन कौन सा विटामिन होता है जो आपका ब्लड सेल फॉर्मेशन करता है, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन करता है। 2 प्रोटीन होते हैं, एक होता है फोलिक एसिड जिसे आप विटामिन B9 कहते हैं, और एक होता है आपका विटामिन B12 जिसे हम कहते हैं साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन।
ये दो होते हैं जो आपका रेड सेल की फॉर्मेशन करते हैं। थियामिन की अगर मैं बात करता हूँ, विटामिन A1 B1 होता है, इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। क्लियर। राइबोफ्लेविन की बात करते हैं तो विटामिन B2 होता है, इसके कारण जो है बॉडी के ऊपर क्रैक्स हाथों पे क्रैक्स, जीभ के ऊपर और आइज में क्रैक्स दिखने लग जाते हैं। नियासिन की बात करते हैं तो विटामिन B3 इसको हम कहते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, इसमें आंसर बनेगा बी ऑप्शन, फॉलिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। विटामिन B9 इज द राइट आंसर, विटामिन B9 फॉलिक एसिड। अगला देखिए जी, ऐसी कौन सी पोजीशन होती है जब अर्थ सन से जो होती है सबसे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस के ऊपर होती है। पहली बात तो अर्थ और सन का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर होता है। जब दूर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एपहीलियन कहते हैं। 152.1 मिलियन किलोमीटर देखने को आपको मिलता है ये डिस्टेंस, और ये देखने को मिलता है आपको 4 जुलाई को। क्लियर, याद रखिए। और पेरिहीलियन होता है, पेरिहीलियन का डिस्टेंस होता है मिनिमम, ये होता है आपका 147.1 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, और ये होता है 3 जनवरी 4 जनवरी के आसपास का टाइम। क्लियर, जब सन और जो अर्थ नज़दीक आ जाते हैं। अब एक चीज़ आपको और बताता हूँ, एक होता है पेरिजी, ठीक है, एक होता है एपोजी। और ये क्या होता है, जब पेरिजी होता है जब आपका अर्थ और मून का जो डिस्टेंस होगा वो पास हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और एपोजी होता है अर्थ और मून का जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। अदरवाइज अर्थ और मून का डिस्टेंस होता है 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है, 3,84,000 किलोमीटर। जब कम हो जाएगा, पेरिजी वाली पोजीशन आएगी तो 3,64,000 किलोमीटर हो जाता है। और एपोजी की बात करते हैं तो 4,06,000 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ग्रेटेस्ट डिस्टेंस वाला, तो वो बनेगा एपहीलियन। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, 1 ऑप्शन, दैट इज एपहीलियन इज द करेक्ट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, चलिए जी अगला देखते हैं। विच टीवी चैनल ब्रॉडकास्ट द प्रोग्राम ज्ञान दर्शन। आपको पता होगा ज्ञान दर्शन, सत्यम शिवम सुंदरम इनका टैगलाइन है, तो ये दूरदर्शन आपको जो है प्रोवाइड करवाता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर, और सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और इसका जो मोटो होता है सत्यम शिवम सुंदरम, और इसके ओनर कौन है, प्रसार भारती। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन, दैट इज दूरदर्शन इज द राइट वन। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा। अच्छा, दूरदर्शन ने अपनी जो है पहला स्टूडियो से ऑल इंडिया रेडियो कब चलाया था, ऑल इंडिया रेडियो कब चलाया था, 1959 से। और सर्विस स्टार्ट कब करी थी इन्होंने देनी, 1965 से। क्लियर, आंसर इज सी ऑप्शन। इनको आपको मैच करना है, राइट्स को, कौन से राइट्स किस में आते हैं, कौन से आपके आर्टिकल्स में आते हैं। तो देखते हैं आगे। राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 14 to 18 आता है, दूसरे नंबर में आता है। राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं तो 1922 के अंदर आता है, 3 बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज 32 वाला आर्टिकल हो गया, ये बनेगा 4। फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं तो ये 25 से 28 यानी कि 1, 2, 3, 4, 1 बनेगा राइट आंसर। कहाँ पे है ये, ए ऑप्शन बनेगा। फ्रीडम की होगी। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो 23 से 24 हो गया, ठीक है। और कल्चरल और एजुकेशन राइट की बात करते हैं तो 29-30 के अंदर हो गया, तो ये याद रखना। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर। फंडामेंटल राइट का जो आइडिया है हमने कहाँ से लिया था, यूएसए से लिया था। पार्ट 3 के अंदर आते हैं। पार्ट 3 को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और 12 से लेकर 35 नंबर तक आर्टिकल आते हैं, यूएसए से हमने इसको बोरो किया था। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। अजंता केव्स जिसमें पेंटिंग्स भी हैं और स्कल्प्टर्स भी हैं, ये किसके साथ शामिल होते हैं, पेंटिंग और मूर्तियां हैं, ये कहाँ पे हैं, ये क्या बताती हैं। इसके ऊपर लिखा गया है जातक टेल्स। जातक टेल्स का मतलब द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध, प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध भगवान। क्लियर, इस पे लिखे गए हैं अजंता केव्स के ऊपर। सारी की सारी जो हैं बुद्धिस्ट केव हैं, 30 केव्स हैं ये। और ये कहाँ पे है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर। क्लियर। और सॉरी, नंबर ऑफ केव्स जो है यहाँ पे 29 है, 29 आपको केव्स देखने को मिलती हैं, जिसे 29 के अंदर जो है 25 की बात करता हूँ तो वो विहार हैं। विहार वो प्लेस होते हैं जहाँ जो आपके रेजिडेंशियल केव्स होती हैं। क्लियर। एक होते हैं, 4 हैं इसमें से चैत्या क्या होते हैं, जहाँ पे ये प्रेयर करते हैं, प्रेयर हॉल होते हैं। क्लियर। और अजंता केव्स को किसने बनाया था, वकात किंग ने बनाया था, वकात का किंग्स ने बनाया था। और मेन प्रोमिनेंट वन इज हरिसेन इज द प्रोमिनेंट। और यहाँ पे चाइनीज़ पिलग्रिम जो है फाहियान 2 भी आया था, जो आपका
फाइयान आया था जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था। ह्यून सांग जिसे आप प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहते हैं, हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। तो यहाँ पे ये आके गया था अजंता केव्स के अंदर। और यहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं वो कौन सी पेंटिंग्स हैं? फ्रेस्को पेंटिंग्स उसको कहते हैं, फ्रेस्को पेंटिंग्स, क्लियर। और ये हमेशा रेड कलर में करी जाती हैं, ब्लू कलर इनमें एब्सेंट होता है, ब्लू कलर इनमें से देखने को नहीं मिलता। और ये सारी पेंटिंग्स जो होती हैं ये बुद्ध भगवान के जो है आई मीन टू से उनके थीम के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। जातक टेल्स इज द राइट वन, क्लियर, जातक टेल्स। अगला देखिए, फॉर विच कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट द कैग रेंडर हिज सर्विसेज, मतलब कैग जो अपनी सर्विसेज देता है कैसे, कैग क्या करता है? गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करता है, रिपोर्ट बनाता है, और एट द एंड जो रिपोर्ट होती है पब्लिश कौन कर देता है? आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरपर्सन होता है वो ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर होता है, 1 साल के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। जितनी भी कमेटीज होती है फाइनेंशियल कमेटी, सबको स्पीकर अपॉइंट करता है 1 साल के लिए, ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 15 लोकसभा से, 7 आपके राज्यसभा से लोग होते हैं। इसमें जो भी कैग ने बोला वो छाप देता है ये। एस्टिमेट कमेटी की बात करता हूँ, यहाँ पे 30 मेंबर होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, और ये बजट एस्टिमेशन वगैरह सारे खर्चे। और ए और बी कमेटीज़ को हम और क्या कहते हैं? ट्विन कमेटी के नाम से भी जानते हैं, सिस्टर कमेटी के नाम से भी हम जानते हैं, क्लियर, याद रखिए। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, इसमें भी 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। इन पहली 3 कमेटीज़ को हम बोलते हैं फाइनेंशियल कमेटीज। ये 3 आपकी फाइनेंशियल कमेटीज़ है पार्लियामेंट के अंदर। आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका? बी ऑप्शन, पब्लिक अकाउंट कमेटी इज द करेक्ट आंसर। अभी मैंने कैग के लिए बात करी थी, तो कैग जो है एक्चुअली क्या है? हमारे देश के अंदर इंडिपेंडेंट ऑफिस है, 6 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, या फिर 65 एज मैक्सिमम होती है जो रिटायरमेंट की एज होती है। और ये हेड होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट एंड इंडियन ऑडिट अकाउंट का जो है ये हेड होता है। और प्लस चीफ गार्जियन होता है पब्लिक पर्स का, क्लियर, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1858 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। और पहला 1860 के अंदर बना था कैग, दैट इज एडवर्ड ड्रूमोंड जो है ये पहले ऑडिटर जनरल जो है बने थे। फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के अंदर कैग को इंडिपेंडेंट बना दिया गया था स्टैट्यूटरी बॉडी द्वारा, क्लियर। और उसके बाद जो है ऐसे ही 35 के एक्ट में इन्होंने क्या किया? सेंटर में भी और आपके प्रोविंशियल सेटअप भी इन्होंने किया कैग के लिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने जो कैग का कॉन्सेप्ट है हमने लिया है ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन ब्रिटेन के अंदर अलग रोल है, हमारे इंडिया के अंदर अलग रोल है। कैग जो है हमारे इंडिया में सिर्फ ऑडिट करता है, क्लियर, लेकिन जो आपका ब्रिटेन के अंदर है कैग कंट्रोल भी करता है और ऑडिट भी करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और हमारे देश के अंदर जो ऑडिट करते हैं आफ्टर द एक्सपेंडिचर किया जाता है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर जो होता है जैसे ही आपने वहां से खर्चा निकाला उसी के बाद भी आपकी नजरें पड़ने लग जाती हैं वहां पे। ब्रिटेन के अंदर जो कैग होता है वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता, लेकिन पार्लियामेंट का जो इंडिया के अंदर जो कैग होता है वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता। ब्रिटेन के अंदर जो है हाउस ऑफ कॉमन का पार्ट होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और आपको पता है कि कैग का आर्टिकल कितना है? 148 देखने को हमें मिलता है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी नहीं है? ग्रीन हाउस गैस जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, और जो है आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, क्लियर, ये होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। ओजोन इफेक्ट शो करता है, मीथेन करता है, वाटर वेपर करता है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट वन, ए ऑप्शन। इनमें से ऐसी कौन सी जो ग्लैंड है जो प्रोडक्शन करती है लिम्फोसाइट्स की और एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करती है? एंटीबॉडीज़ और लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन करती है थाइमस ग्लैंड। ये क्या करती है? ये चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होती है बच्चों के अंदर, और ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है? बॉडी के अंदर जो है ये जो एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन करती है जो हमारे इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने के लिए काम करती है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। थायराइड ग्लैंड जो होती है आपकी, ये नेक के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये क्या कर देती है? ये हमारी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है, और थायरोक्सिन हार्मोन की रेगुलेशन आयोडीन के ऊपर डिपेंडेंट करती है। अगर आयोडीन कम खा रहे हैं थायरोक्सिन हार्मोन कम निकलेगा और थायराइड ग्लैंड फूल जाएगी, जिसे हम कहते हैं गेंगा रोग, ग्वाइटर रोग कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है, किडनी के ऊपर ग्लैंड होती है एड्रीनल, यहाँ से निकलता है एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एपिनेफ्रिन कहा जाता है, एपिनेफ्रिन, क्लियर। और इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं, फाइट,
फ्लाइट और फियर हार्मोन भी इसको कहा जाता है। हाइपोथैलेमस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हंगर कंट्रोल सेंटर, थ्रस्ट कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, थाइमस इज द करेक्ट आंसर, थाइमस। क्लियर, दिस इज द थाइमस जो चेस्ट में प्रेजेंट होती है बिटवीन द रिब्स, बच्चों के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसी प्यूबर्टी आई ये खत्म हो जाती है बॉडी में। अगला देखिए जी, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑन ए बिल द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। देखिए एक बिल की लाइफ होती है 6 महीने, और 6 महीने का मतलब पता क्या है, लोकसभा राज्यसभा बिल को इधर उधर करते रहते हैं। 6 महीने के बाद बिल खत्म हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे डेडलॉक्ड। डेडलॉक को तोड़ने के लिए जो है ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, और इस ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता कौन है, आपका राष्ट्रपति बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाते हैं। प्रेसिडेंट सिर्फ समन करते हैं, बुलाना मतलब समन करना, लेकिन इसके चेयरपर्सन होते हैं कौन, स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर बन जाएंगे। ज्वाइंट सेशन जो है आपका अंडर आर्टिकल 108 के अंदर लिखा गया है। तो इसमें क्या होगा, अगर बिल डिसएग्रीमेंट हो जाए तो ज्वाइंट सीटिंग हो जाएगी, आपके राष्ट्रपति बुलाएंगे, और चेयरपर्सन कौन होगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इनमें से नेचुरल पॉलीमर जो है आपका कौन सा है, नेचुरल पॉलीमर है आपका सेलुलोज। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। सेलुलोज प्लांट की आउटर सेल वॉल होती है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और हमें शेप प्रोवाइड करती है। सेलुलोज की अगर मैं बात करता हूं तो सेलुलोज हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेलुलेज एंजाइम नहीं है, सेलुलेज एंजाइम नहीं है। तो ये डाइजेस्ट कौन कर लेता है, जो आपके पत्ते वगैरह खाते हैं, जैसे आपके जैसे काऊ वगैरह, भैंस वगैरह, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, सेलुलेज एंजाइम होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये आपकी पाइप्स होती है जो है इंसुलेशन के लिए, और विनाइल क्लोराइड की बनी होती हैं। क्लियर। टेफ्लॉन की अगर मैं बात करता हूं तो जितने भी नॉन स्टिकी बर्तन होते हैं आपके नॉन स्टिकी, वो टेफ्लॉन के बने होते हैं। और नायलॉन की अगर मैं बात करता हूं तो फाइबर्स, नायलॉन के फाइबर, रोप्स, चप्पलें वगैरह नायलॉन की बनी होती हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सेलुलोज इज द राइट आंसर, सेलुलोज। क्लियर, याद रखिए सेलुलोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए जी, इनमें से कौन सा पार्ट जो लिंक है आपका हिंदुस्तान तिब्बत रोड से, कौन सा बॉर्डर जो है आपका लिंक है, तो ये जो बॉर्डर लिंक है आपका वो है शिमला। शिमला बॉर्डर लिंक है आपका हिंदुस्तान और तिब्बत से लिंक है शिमला। शिमला को समर कैपिटल बनाया गया था, लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था, और 1848 से 56 का जो टाइम था। और ये तिब्बत रोड जो बननी स्टार्ट हुई थी आपकी 1850 में स्टार्ट हुई थी, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, शिमला। शिमला जो है आपकी कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए जी, ऐसी रेनफॉल बताइए जब आपका गर्म हवा और ठंडी हवा जो है मिल जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं। ठंडी हवा गर्म हवा मिलती है तो उसको हम कहते हैं फ्रंटल रेनफॉल कहा जाता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होती है कि जैसे वो चक्रवात आते हैं, साइक्लोन जो होते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में क्या करते हैं, आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज याद रखिए। और साइक्लोन जो होते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, और साइक्लोन सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमते हैं। एक्चुअली इनके सेंटर पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है, और बाहर आपका हाई प्रेशर जोन देखने को मिलता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल वो होती है जो आपके पर्वतों से टकरा के, माउंटेन से टकरा के बारिश होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल उसे कहते हैं। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल, जैसे वेस्टर्न घाट वगैरह, चेरापूंजी, मनसमराम के अंदर जो है ये आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल दिखती है। कन्वेक्शन रेनफॉल का मतलब क्या होता है, जब पानी है वो वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है और बादल बन जाते हैं, फिर बारिश आती है, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन रेनफॉल। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। फ्रंटल रेनफॉल इज द करेक्ट आंसर, फ्रंटल रेनफॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अगला देखिए जी, फादर ऑफ मॉडर्न करेंसी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मॉडर्न करेंसी का मतलब जो आज हमारे देश में चल रही है, तो मॉडर्न करेंसी के यहाँ पे जनक कौन है। मॉडर्न करेंसी के जो जनक हैं वो हैं यहाँ पे शेरशाह सूरी। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। शेरशाह सूरी का ओरिजिनल नेम क्या है, फरीद है। बाबर खान लोहानी ने इनको टाइटल दिया था शेर खान का। इन्होंने बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज लड़ी थी। कन्नौज की लड़ाई को बिलग्रिम की लड़ाई भी कहते हैं। 1539 में चौसा की लड़ाई, 1540 के अंदर कन्नौज और बिलग्रिम की लड़ाई लड़ी थी। हुमायूं के साथ हुमायूं को हराया और पूरे भारत में 15 साल के लिए सुर एम्पायर स्थापित हो गया। और ये वही पर्सन हैं जिन्होंने मॉडर्न करेंसी, जिसे हम रुपया कहते हैं, ये इशू करवाया था। पुराना किला दिल्ली के अंदर इन्होंने बनवाया है, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी जो है इनका टॉम कहां पे है, सासाराम बिहार के अंदर देखने को आपको मिलता है, सासाराम बिहार के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। क्लियर। शेरशाह सूरी ने बहुत सारी चीजें और भी करी थी, और क्या चीजें करी थी, इन्होंने जो है 4 मिनिस्टर्स की पोस्ट तैयार करी थी। दीवाने विजारत मतलब जो है आपका रेवेन्यू का डिपार्टमेंट था। दीवाने अरीज जो था आपका आर्मी का डिपार्टमेंट था। दीवाने रसालत
रसालत मतलब आपका क्या हो गया, फॉरेन मिनिस्टर का आपका हो गया। और दीवान इंशा, इंशा जो था आपका कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और इन्होंने जो है आपका सिल्वर का कॉइन भी इशू किया था, दाम जिसे हम कहते थे, जो सर्कुलेशन में था 1835 तक। बहुत सारे इन्होंने कम्युनिकेशन और हाईवेज बनाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बाबर की बात करता हूं तो बाबर फरगना से आया था और बाबर ने 1526 में लड़ाई लड़ी थी, बैटल ऑफ पानीपत जो पहली लड़ाई थी। दौलत खान लोधी ने इनको बुलाया था और ये लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोधी के साथ, क्लियर। बाबर इन्हें इंडिया पे रूल करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद जो है इनका टॉम कहाँ पे है, पहले इनको दफनाया कहाँ पे गया था, आरामबाग आगरा के अंदर। बाद में इनका टॉम निकाल के इनकी जो है बॉडी निकाल के काबुल में दफनाई गई थी। तुजु के बाबुरी जो है इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है। हमारे हिस्ट्री में मुगलों में बाबर और जहांगीर ऐसे राजा हैं जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, क्लियर, याद रखिए। अकबर की बात करता हूं तो अकबर ग्रेटेस्ट किंग में आते हैं। अकबर के ऊपर आईने अकबरी लिखी गई है और अकबरनामा जिसे हम कहते हैं अबुल फजल ने इनके ऊपर लिखी है, अबुल फजल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, याद रखिए, अबुल फजल ने। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं यहाँ पे, जैसे कि इन्होंने जजिया को ख़त्म किया था 1562 में, क्लियर। इबादत खाना 1575 में बनाया था, इबादत खाना मतलब हॉल ऑफ प्रेयर बनाया था। 1579 में जो है इन्होंने पूरी रिलीजियस पावर्स को जो है मतलब डिलीवर किया था और प्रॉपर तरीके से इन्होंने 1582 के अंदर जो है दीन इलाही का धर्म बनाया था। दीन इलाही को ज्वाइन करने वाला अकेला हिंदू कौन था, बीरबल, जिसका ओरिजिनल नेम क्या था, महेश दास था, क्लियर। इन्होंने टैक्स अकॉर्डिंग टू द लैंड लेने लगे थे, जिसे आप बंदोबस्त सिस्टम कहते थे, टोडरमल सिस्टम कहते थे, जब्ती सिस्टम इनको कहते थे, दहसाला सिस्टम इनको कहते थे, जिसमें 4 तरीके की भूमि होती थी। एक होता था पुलाज, पुलाज जो होती थी हर साल उगाई जाती थी, और एक होती थी परोती, परोती जो होता था साल में परोती जो होता था साल में 2 बार जो है उगाई जाती थी। साल मतलब एक 2 बार में, मतलब 2 साल में 1 बार उगाई जाती थी। एक होती थी चचर, चचर होती थी आपकी 3 से 4 साल में 1 बार उगाते थे। और एक थी बंजर, बंजर जो होती थी 5 से ज़्यादा सालों में ली जाती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शाहजहां की एज को हम गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर बोलते हैं। इन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपका ताजमहल बनवाया इन्होंने, ठीक है, और दिल्ली आगरा के अंदर। और इनका पीकॉक थ्रोन जो है बड़ा फेमस था। पीकॉक थ्रोन 1739 में नादिर शाह उठा के लेके चला गया था। शाहजहां के टाइम पे बर्नियर और टवर्नियर नाम के 2 व्यक्ति थे, फ्रेंच पर्सन आए थे। मनुकी इटालियन पर्सन इनके टाइम पे आया था। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आंसर इसमें शेर शाह इज द करेक्ट आंसर, शेर शाह, क्लियर। या द लायन किंग ऑफ इंडिया, क्लियर। ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था चटगांव, जो बांग्लादेश से काबुल की तरफ, और ये रूल चलाया था। इन्होंने रुपया इशू करवाया था। पाटलिपुत्रा को रिवाइव करके एज ए पटना शहर बनाया था। फेमस फॉर किलिंग ए जो है टाइगर को मारने के लिए, इसलिए इनको लायन किंग कहते हैं। शेर खान का टाइटल मिला था, बाबर खान लोहानी ने टाइटल दिया था। 1545 में इनकी डेथ हो गई थी। और ये गन पाउडर एक्सप्लोजन से हो गई थी, जब एक कलिंजर फोर्ट को जो है फाइट करने गए थे, वहां पे इनकी डेथ हो गई थी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, याद रखिए। अगला देखिए जी, क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से ऐसे कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर आउटपुट बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडिया की जो एस्टिमेशन वैल्यू दी थी एग्रीकल्चर आउटपुट की, तो वो 2 पर्सन थे, कौन से, दादा भाई नौरोजी एंड फिंडले श्रियास। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता से पहले कृषि उत्पादन के मूल्य का अनुमान लगा दिया था। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, क्लियर, ए ऑप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। साइंटिफिक बेसिस के ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट करी थी पहली बार, पीसी महलनोबिस ने, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पीसी महलनोबिस, सॉरी, ये आपके चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए थे कमेटी के, और इसके अकॉर्डिंग जो है गादगिल भी थे यहाँ पे, और VKRV राव भी थे, जो इनके 2 मेंबर और थे, क्लियर, इस कमेटी के। तो ये एस्टिमेशन लगाया गया था साइंटिफिक बेसिस के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट वन, क्लियर। सो गाइज, ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। कैसा लगा सेशन, मुझे आपने जो है मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर पक्का मैसेज करके बताने हैं आपको। और ये पेड कोर्स के अंदर है, और ये वीडियो मैं जो है उसमें भी कई बार डाल देता हूँ ताकि बच्चों को बेनिफिट मिल जाए, थोड़ा सा आइडिया लग जाए उनको कि हमारे पेड कोर्स में हम किस तरीके के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तभी मैं डालता रहता हूँ टाइम टू टाइम थोड़े से, ठीक है। और आपके जो है इंस्टाग्राम के ऊपर और बाकी जो अपडेट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते रहते हैं। कोई भी कुछ भी डाउट होता है इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और मेरे पेड कोर्सेज आपको पता ही है, आपके 10,000 MCQ कोर्स और GS कोर्स दोनों हमारे स्टडी IQ ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।